सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पाठ 3 भारत में राष्ट्रवाद, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और भारत में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण टॉपिक्स, महत्वपूर्ण बिंदुओं और जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, अंत तक पूरा देखेंगे। साथ ही साथ एक बार आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद के समय सबसे पहला बिंदु हमारे पास उपलब्ध हो रहा है प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव रहे ये जान लेते हैं। युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चों में बढ़ोतरी हुई थी। इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। 1913 से 1918 के बीच दाम 2 गुने हो गए। दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई और ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोगों में बहुत गुस्सा था। उस समय भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई थी। इन्फ्लुएंजा की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख लोग तक मारे गए थे। अब जान लेते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या अर्थ है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के रूप में जन आंदोलन एक नायाब तरीका अपनाया था। यह तरीका इस सिद्धांत पर आधारित था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा है तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। गांधी जी का विश्वास था कि एक सत्याग्रही अहिंसा के द्वारा ही अपनी लड़ाई जीत सकता है। इसके बाद बात करते हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919, इससे संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था, फिर भी यह पारित हो गया था। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किए थे। इसके तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता था। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान को भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग शहरों में इसके समर्थन में लोग निकल पड़े। दुकानें बंद हो गई। रेल कारखानों के मजदूर हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक लिया गया। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। जलियांवाला बाग से 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते संकीर्ण थे। जनरल डायर ने निकलने के लिए रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोली चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई और महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे। अब बात करते हैं आंदोलन के विस्तार की क्या आवश्यकता थी। रोलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाएं। अगला प्रश्न बनता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। खिलाफत के मुद्दे ने गांधी जी को एक अवसर दिया जिससे हिंदू और मुसलमानों पर एक मंच पर लाया जा सकता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की कराड़ी हार हुई थी। ऑटोमन के शासक पर एक कड़े संधि समझौते की अफवाह फैली हुई थी। ऑटोमन का शासक इस्लामी संप्रदाय का खलीफा भी हुआ करता था। खलीफा की तरफदारी के लिए बम्बई में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 भाई इस कमेटी के नेता थे। वे भी चाहते थे कि महात्मा गांधी इस मुद्दे पर जन आंदोलन करे। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत के समर्थन में और स्वराज के लिए एक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का प्रस्ताव पारित हुआ। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन क्या था।
और इसके क्या प्रस्ताव थे। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज 1909 में महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया। उसी सहयोग के कारण अंग्रेजी हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद करते हैं तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव। अब क्या क्या प्रस्ताव थे। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना, सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज न आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। अगला बिंदु है आंदोलन के विभिन्न स्वरूप कैसे रहे, शहरों में आंदोलन कैसे रहा। ये बिंदु भी हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने शिरकत की थी। हर वर्ग की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। सबने स्वराज के आह्वान का सम्मान किया था, लेकिन विभिन्न लोगों के लिए इसके विभिन्न अर्थ थे। शहरों में आंदोलन कैसे रहा। शहरों में मध्य वर्ग से आंदोलन में अच्छी भागीदारी हुई। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। मद्रास को छोड़कर अधिकांश राज्यों में काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास की जस्टिस पार्टी में ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण नहीं थे। उनके लिए काउंसिल के चुनाव एक ऐसा माध्यम थे जिससे उनके हाथ में कुछ सत्ता आ जाती, ऐसी सत्ता पर जिस पर केवल ब्राह्मणों का नियंत्रण था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। शराब की दुकानों का घेराव किया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 1922 तक विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा हो गया। आयात 102 करोड़ रुपए से घटकर 57 करोड़ रुपए रह गया। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से भारत में बने कपड़ों की मांग बढ़ गई। आंदोलन में सुस्ती आने के कारण। आंदोलन में सुस्ती आने के क्या कारण थे। पहला कारण, मिल में बने कपड़ों की तुलना में खादी महंगी पड़ती थी। गरीब लोग खादी को पहनने में समर्थ नहीं थे। अंग्रेजी संस्थानों में बहिष्कार से विकल्प के तौर पर भारतीय संस्थानों की कमी की समस्या उत्पन्न थी। ऐसे संस्थान बहुत धीरे धीरे पनप पा रहे थे। शिक्षक और छात्र दोबारा स्कूलों में जाने लगे। इसी तरह वकील भी अपने काम पर लौटने लगे। अब गांव में विद्रोह कैसे रहा, ये भी जान लेते हैं। शहरों के बाद गांवों में भी असहयोग आंदोलन फैलने लगा था। भारत के विभिन्न भागों में किसान और आदिवासी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। बात करते हैं अवध की। अवध में बाबा रामचंद्र ने किसान आंदोलन की अगुवाई की। वे एक सन्यासी थे। उन्होंने पहले बंधुआ मजदूरों के तौर पर फिजी में काम किया था। तालुकदारों और जमींदारों से अधिक मालगुजारी मांगे जाने के विरोध में किसान उठ खड़े हुए थे। किसानों की मांग थी कि मालगुजारी कम कर दी जाए और बेगार को समाप्त किया जाए और कठोर जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जून 1920 से जवाहरलाल नेहरू ने गांव का दौरा करना शुरू कर दिया था। वह किसानों की समस्या समझना चाहते थे। अक्टूबर में अवध किसान सभा का गठन हुआ। इसकी अगुवाई जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, कुछ अन्य लोग कर रहे थे। अपने आप को किसानों के आंदोलन को जोड़कर कांग्रेस अवध के आंदोलन को एक व्यापक असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने में सफल हो पाई थी। कई स्थानों पर लोगों ने महात्मा गांधी का नाम लेकर लगान देना बंद कर दिया था। इसके बाद बात करते हैं आदिवासी किसान। महात्मा गांधी के स्वराज का आदिवासी किसानों ने अपने ही ढंग से मतलब निकाला था। आदिवासियों को जंगल में पशु चराने, वहाँ से फल और लकड़ी इकट्ठा करने से रोका जाता था। जंगल से संबंधित नए कानून उनकी आजीविका के लिए खतरा साबित हो रहे थे। सरकार उन्हें सड़क निर्माण में बेगार करने के लिए प्रयत्नित करती थी। आदिवासी क्षेत्रों में कई विद्रोह हिंसक बन गए और कई बार अंग्रेजी अफसरों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध भी छेड़ दिया गया। अब बात करते हैं बागानों में स्वराज कैसे रहा। इंडियन एमिग्रेंट एक्ट 1859 के अनुसार चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना अनुमति के बागान छोड़कर जाना मना था। जब असहयोग आंदोलन की खबर बागानों तक पहुंची तो कई मजदूरों ने अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर दिया। बागानों को छोड़कर अपने घर की तरफ चल पड़े, लेकिन रेलवे और स्टीमर की हड़ताल के कारण वे बीच में ही फंस गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह से उनको पीटा। कई विश्लेषकों का मानना है कि आंदोलन के सही मतलब को कांग्रेस द्वारा ठीक तरीके से नहीं समझाया गया। विभिन्न लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका मतलब निकाला था। उनके लिए स्वराज का मतलब उनकी हर समस्या का अंत। लेकिन समाज के विभिन्न लोगों ने गांधी जी का नाम जपना शुरू कर दिया और स्वतंत्र भारत के नारे लगने शुरू कर दिए। ऐसा कहा जा सकता था कि वे अपनी समझ से परे उस विस्तृत आंदोलन से किसी न किसी रूप से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब बात करते हैं साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा
और फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस करने का निर्णय लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक गए थे और राज्यों के काउंसिल के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य की काउंसिल का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना ही भी महत्वपूर्ण था। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जैसे पुराने नेताओं ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी बनाई और काउंसिल की राजनीति से भागीदारी की वकालत करने लगे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नए नेता जन आंदोलन पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। यह कांग्रेस के अंतर्द्वंद और अंतर्विरोध का एक काल था। इसी काल में ग्रेट डिप्रेशन का असर भी भारत को में महसूस किया जाने लगा। 1926 से खाद्यान्नों की कीमत गिरने लगी और 1930 में कीमतें मुंह के बल गिरी। ग्रेट डिप्रेशन के प्रभाव में कारण पूरे देश में तबाही का माहौल उस समय था। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन गठित किया। इस कमीशन को भारत में संवैधानिक सिस्टम के कार्य का मूल्यांकन करने और जरूरी बदलाव के लिए सुझाव देने के लिए बनाया गया था। चूँकि इस कमीशन में केवल अंग्रेजी सदस्य ही थे, इसलिए भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आए। साइमन वापस जाओ के नारों के साथ इसका स्वागत हुआ। विद्रोह में सभी पार्टियां शामिल हुई। अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस की ओर इशारा किया था, लेकिन समय सीमा नहीं बताई गई। उसने भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का भी न्योता दिया। उन उग्र नेता कांग्रेस में प्रभावशाली होते जा रहे थे। वे अंग्रेजों के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे। नरम दल के नेता डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस में उनका प्रभाव कम होता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। लोगों से आह्वान किया गया वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें, लेकिन इस कार्यक्रम को जनता का दबा समर्थन ही प्राप्त हुआ। फिर भी यह महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया कि लोगों के दैनिक जीवन में ठोस मुद्दों के साथ स्वाधीनता जैसे अमूर्त मुद्दे को कैसे जोड़ा जाए। बात करते हैं दांडी मार्च की। महात्मा गांधी का विश्वास था कि पूरे देश को एक करने में नमक एक शक्तिशाली हथियार बन सकता था। अधिकांश लोगों ने, जिनमें अंग्रेज भी शामिल थे, इस सोच को हास्यास्पद करार दिया। गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कई अन्य मांगों के साथ नमक कर को समाप्त करने की मांग भी रखी गई। दांडी मार्च या नमक आंदोलन को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया। उनके साथ 78 अनुयायी भी शामिल थे। उन्होंने 24 दिनों तक चलकर साबरमती से दांडी तक 240 मील की दूरी तय की। कई अन्य लोग रास्ते से में उनके साथ हो लिए और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से इस कानून को तोड़ा। दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। लोगों ने सरकारी नमक कारखानों से धरना प्रदर्शन किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, आदिवासियों ने जंगल संबंधी कानूनों का उल्लंघन किया। अंग्रेजी शासन की प्रतिक्रिया। अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को बंदी बनाना शुरू किया। कई स्थानों पर हिंसक झड़पें हुई। लगभग 1 महीने बाद गांधी जी को भी हिरासत में ले लिया गया। लोगों ने अंग्रेजी राज के प्रतीकों पर हमला शुरू कर दिया, जिसे पुलिस थाना, नगरपालिका भवन, कोर्ट स्टेशन। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी पीटा गया। लगभग 1 लाख लोगों को हिरासत में लिया गया। अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। जब आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा तो गांधी जी ने इसे बंद कर दिया। उन्होंने 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। उनके अनुसार लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी जी तैयार हो गए। इसके बदले में सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने से मान गई। गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन गए, लेकिन वार्ता विफल गई और गांधी जी को निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। जब गांधी जी भारत वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि अधिकांश नेता जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मीटिंग, धरना प्रदर्शन रोकने के लिए कई कदम उठाए गए। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करना पड़ा, लेकिन 34 आते आते आंदोलन की हवा निकल गई। तो इस प्रकार से यहाँ तक अपनों समझा है। अगले भाग में इसके सेकंड पार्ट, भारत में राष्ट्रवाद का सेकंड भाग वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसलिए आप देर न करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।